Hello student, my name is Kishore Kumar and I am going to teach you business study. And now we are going to discuss about the objective of the financial planning. So last में हमने क्या देखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है. अब हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन टू अचीव द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव. देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग के अगर मैं ये कहूँ कि मेन मुख्य क्या दो ऑब्जेक्टिव हैं तो वो ये वाले हैं. फर्स्ट वन, टू एंश्योर, इस बात को पुख्ता करना, अवेलेबिलिटी कि हमारे पास पैसा रहेगा, फंड व्हेन एवर देयर इज अ रिक्वायर्ड. इस बात से पूरा हमें एकदम पूरा एंश्योर होना है, हमारे पास पूरी 100% एश्योरेंस होनी चाहिए कि जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हमारे पास फंड अवेलेबल हो जाएगा. क्यों ऐसा होगा? आपने पहले ही प्रीवियस में आपने प्लानिंग कर ली है कि मुझे कितना फंड चाहिए, क्योंकि हमने पूरा मीनिंग में यही सीखा था हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड एंड किस चीज़ के लिए तो फंड चाहिए और किस चीज़ के ऊपर आपको खर्च करना है, कितना पैसा खर्च करना है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही एक माइंड सेट कर लिया है, माइंड मैप बना लिया है. तो अब हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें पता है कितना पैसा चाहिए, कब पैसा चाहिए, कौन से स्टेज पे चाहिए. तो वो पैसा हमें उस टाइम पे मिल जाना चाहिए. ऐसा ना हो कि उस टाइम में ना मिले. अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर तो पूरी प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी हमारी. तो ये इंश्योरेंस हमें बहुत ज़रूरी है. अब रीड करते हैं. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड, जितना चाहिए, शुड बी अवेलेबल, जितना रिक्वायरमेंट है उतना हमें अवेलेबल हो जाए. कंपनी फॉर द डिफरेंट पर्पस. अब देखिए कंपनी में एक काम तो हो नहीं रहा है कि बस सिर्फ हमें इस पर्पस के लिए चाहिए. पैसा तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर स्टेज पे, हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है. किसी भी काम के बीच में इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है. तो पर्पस कोई भी क्यों ना हो, सच एज द परचेज ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट, आपको चाहे लॉन्ग टर्म के लिए एसेट खरीदनी हो या फिर डे टू डे एक्सपेंस के लिए चाहिए या फिर कोई और रीजन से आपको पैसा चाहिए, तो इस बात को आपको श्योर आना चाहिए किसी भी पर्पस के लिए हमें जब भी पैसा चाहिएगा वो फंड अवेलेबल हो जाएगा. टू एंश्योर टाइमली जिस समय जरूरत होगी उस टाइम में हमें क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस, पैसा मिल जाएगा. Along with availability of the financial planning, try to specify the source of finance. अब अवेलेबल तो होगा पर कहाँ से होगा? डेट से होगा, इक्विटी से होगा. क्योंकि देखिए आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ओनर फंड चाहिए या फिर बोरोड फंड चाहिए, यानी कंपनी का इंटरनल सोर्स से पैसा चाहिए, आउटसाइड से पैसा चाहिए, डेट, इक्विटी है आपके पास, डिबेंचर है. तो कई सोर्स हैं. तो कहाँ से आपको पैसा लेना है, कब लेना है, और ये सारी की सारी आपके पास में एक इंश्योरिटी होनी चाहिए आपके पास. सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज सोर्स अननेसेसरी. अब ये भी कोई एश्योरेंस नहीं होती कि आपको ज़रूरत तो है 100 करोड़ की और आप बिना बात का 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपीस रेज कर ले. अब रिक्वायरमेंट तो इतने की है और ये क्या है, ये आपने बिना बात का क्या कर रहा है, एक्सेस. और ये एक्सेस आप जब भी एक्सेस को रेज करेंगे सर ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी होगा आपका. ये कोई एश्योरेंस नहीं होती. आपने कम से कम नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं. जैसे 100 चाहिए तो आप 150 तक जा सकते हैं, पर ज़्यादा आप ये मान लीजिए 500 या फिर 1000 तक जाएंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो कोई एश्योरिटी नहीं हुई. ये तो बेतुका सा हो गया कंपनी के ऊपर. आपने एक एश्योरिटी तो दी पर एक बर्डन भी साथ में दे दिया. ऐसे भी एश्योरिटी क्या दी? आपका एक होना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेट आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए, ना कि बिना बात का. क्यों बिना बात का? सर इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा ये फिर आपके लिए क्या एक हैवी कॉस्ट का काम नहीं करेगा? आपके ऊपर क्या इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा? सर ये तो एक्सेस लोड आपके ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा. सो ऐसी भी एश्योरिटी नहीं चाहिए कि अननेसेसरी आपके पास फंड रेज हो जाए.
आपके पास एज पर योर रिक्वायरमेंट जितना जरूरत उतना फंड अवेलेबल हो, यानी अवेलेबल भी होना चाहिए पर एक्सेस नहीं, टू द पॉइंट, ताकि वेस्टेज ना हो, परफेक्टली आप उसको यूटिलाइज भी कर सकें और जितना चाहिए उतना ही आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सेस लोड, एक्सेस बर्डन, फालतू का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेस फंड इज बैड, ये बहुत बुरा होता है। अगर आप 500 ले रहे हैं या इससे ज़्यादा ले रहे हैं, चाहिए आपको सिर्फ इतना पैसा और ले रहे हैं 500 या 1000, ये बहुत ही बुरा है कंपनी के लिए। एन एडुकेट और शॉर्टेज फंड, अब ये भी गलत है कि बहुत कम मिला या बहुत ज़्यादा मिला, यानी चाहिए 100 मिला 10, ये भी किस काम का, चाहिए 100 मिला 1000, ये भी किस काम का। तो बैलेंस, फिर आपकी प्लानिंग क्या थी, आपने माइंड सेट किया था, आपने पहले ही कोई प्लान किया था, तो उस प्लान में बहुत भारी कमी है, फिर क्या फ़ायदा हुआ आपकी प्लानिंग का। तो ये एश्योरिटी आपकी प्लानिंग के अंदर साफ साफ नज़र आनी चाहिए, उसका मेन 2 ऑब्जेक्ट ये क्लियर कट होने चाहिए उसके अंदर, जो आपने प्लानिंग प्रीवियस में की है। इफ़ देयर इज अ सरप्लस इन मनी, फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इन्वेस्ट। अगर पैसा आपके पास एक्सेस है तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। बेस्ट पॉसिबल मैनर, कीपिंग फाइनेंशियल रिसोर्स आइडल इज अ ग्रेट लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ज़्यादा पैसा, आपके पास में एक्सेस पैसा पड़ा है और वो खाली पड़ा है, तो आप ये मानिए कि टाइम के साथ में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, पैसे की जो एक वैल्यू होती है वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। यानी एसेट तो डेप्रिशिएट होती है, पैसा भी डेप्रिशिएट हो जाता है। तो आपका आइडल पैसा वेस्ट में यूटिलाइज होना जरूरी है। वेस्ट पड़ा रह गया तो भी कंपनी के लिए बुरा है। यानी एक्सेस है तो उसको इन्वेस्ट कर दो आप, ये सही रहेगा। एक्सेस है और अपने हाथ में रख लिया, बहुत नुकसान में चले जाओगे आप। So, financial plannings include both short term as well as long term planning. अब हमने ये तो देख ही लिया था, फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों करती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो लॉन्ग टर्म है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करेंगे प्लान, वेयर एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान आर कॉल्ड द बजट। जो शॉर्ट टर्म है उसको हम बजट कहेंगे। बजट इंक्लूड डिटेल प्लान एक्शन पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। आपने अक्सर देखा होगा कि फैब के अंदर, 1 फैब के अंदर बजट आता है। जब भी बजट होता है, बजट हमेशा आपको पता है कि दिस इज ऑलवेज फॉर द 1 ईयर। सो फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। जब लॉन्ग के लिए होती है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जब शॉर्ट के लिए होती है तो उसको बजट बोलते हैं। और हम जब अपने प्रोजेक्ट में, अपनी कंपनी में बजट बनाते हैं, हो सकता है कि हम 12 मंथ के बजाय 6 मंथ का या फिर क्वार्टर बेस पे बजट बना ले। सो बजट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। सो आपने देख लिया कि दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल। वो कौन कौन से हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं, टू इंश्योर, इस बात को इंश्योरिटी करना, और दूसरी चीज आपके पास में बिना बात का ये भी एश्योरेंस नहीं होनी चाहिए, चाहिए 100 मिल जाए 1000, और ऐसा भी ना हो आपके पास में शॉर्टेज आ जाए। तो आपके पास में अगर आप ये मानिए कि जो एक्सेस है, सरप्लस है, तो उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बुरी बात होगी अगर पैसा शॉर्टेज है या आपका पैसा आइडल रह गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ भी देखनी है, और आपको टाइम के ऊपर जो भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो सफिशिएंट पूरी होनी चाहिए, और टाइम के साथ में आपको जब चाहिए तब पैसा मिल जाएगा। और ये क्या है, एक तरह से मीनिंग को रिपीट ही कर रहा है कि बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। और जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इसकी जो प्लानिंग होती है बहुत डिटेल में होती है, इसका फोकस कैपिटल के ऊपर होता है, बड़े खर्चों के ऊपर होता है। शॉर्ट टर्म को हम बजट बोल देते हैं, और ये क्या होता है, डिटेल में प्लानिंग होती है इसकी, और ये लेस देन 1 ईयर होती है। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक्स।